यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस की बात की थी, ठीक है। तो अभी तक इस चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हम 2 लेक्चर लगा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो क्या, मैक्रो क्या। फिर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो डिफरेंस पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने 8 डिफरेंसेस पढ़े थे उनका टेबुलर फॉर्म के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम जो है वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब ये है स्कोप में क्या क्या आएगा। स्कोप का मतलब एरिया। देखो, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या करते हो, इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है। इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है वो क्या होती है, एक डिसिप्लिन है, एक पढ़ाई है, एक स्टडी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक फर्म, कैसे एक इकोनॉमी अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स को क्या करती है, यूज करती है। ये बात समझ में आती है क्या? जी सर, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब ये प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी कहां पे होती है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को स्टडी करनी है तो वो कहां पे होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप स्टडी करना शुरू करते हो तो आप किन किन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हो, या किन किन पॉइंट्स को स्टडी करते हो, या किन किन पॉइंट्स को रिव्यू करते हो, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन टॉपिक्स के किन किन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कोप। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, अभी तक आप लोग जो है वो +1 के अंदर पढ़ के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या क्या आता था, मैंने लिखा। सो फार हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, जिसके अंदर आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा। जी सर। आप लोगों ने पढ़ा थ्योरी ऑफ सप्लाई, आप लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा इसके अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने पढ़ा थ्योरी ऑफ कॉस्ट, आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, आप लोगों ने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर। ये सब टॉपिक जो आप पढ़ के आए अभी तक, वो था स्कोप किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये सब स्कोप है किसका, माइक्रो का। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैक्रो में ऐसा क्या आएगा, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आएंगी। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है वो चर्चा करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है। आइए बोलते हैं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है वो सारे, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आएगा वो सारी फील्ड जिसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है, या वो सारे एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड द फॉलोइंग लीडिंग इशू। इसके अंदर वो सब लीडिंग इशू बताएंगे जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, कवर होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आएगा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे। बोले तो नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करना है, या उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स है, जैसे नेशनल इनकम को हम निकालते हैं NNP/FC से, मतलब नेशनल इनकम को डिनोट करता है NNP/FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके अलावा कुछ और भी एग्रीगेट है, NDP/FC, GDP/MP, GDP/FC। तो ये सब जो एग्रीगेट है, इनकी स्टडी, इनका कंप्यूटेशन का काम जो है वो हम करते हैं कहां पे, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय निकलती है तो उसके कॉन्सेप्ट से आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट होता है। It deal with the definition and the estimation of the national income। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या और उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के बेसिकली आपके पास 3 तरह के मेथड होते हैं। एक होता है आपका वैल्यू एडिड मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, एक होता है आपका इनकम मेथड, और एक है कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, इसके अंदर हम रिलेटेड एग्रीगेट्स की भी चर्चा करते हैं, जिसके अंदर हम जीडीपी की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये, सर जीडीपी क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बता दो। वैसे तो बेटा चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसकी पूरी डिटेल के अंदर हम जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए बस ये ध्यान रख लो, एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है या जितनी भी सर्विसेज रेंडर की जाती है, उन सबके एग्रीगेट को हम बोलते हैं क्या, जीडीपी। क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी। ओके, हाँ जी सर, चलो ये तो हो गया। जीडीपी कैसे निकालना है, एनडीपी कैसे निकालना है, तो ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं इन सबकी कंप्यूटेशन जो है वो करते हैं हम कहां पे, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का काम करते हैं, प्लस में जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनको भी देखने का काम करते हैं, उनको भी कंप्यूट करने का काम करते हैं। तो स्कोप या एरिया, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन एरिया को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला हो गया कौन सा, एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को। चलो बेटा
दूसरा आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, पहली बात तो ये, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, रोजगार। रोजगार का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन जो है, जो करंट जो प्रीवेल मार्केट प्राइस के अंदर जो रेट चल रहा है उस रेट के ऊपर, उस वेज रेट के ऊपर वो काम करने के लिए तैयार भी है और उसको काम भी मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो पर्सन कौन है, एम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब एक पर्सन जो है प्रीवेलिंग रेट के ऊपर जो है वो काम करने के लिए तैयार है बट उसको काम नहीं मिल रहा, तो हम उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब बेरोजगारी। ओके, तो जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्लस में ये भी देखते हैं कि किस तरीके से कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो सेकंड जो स्कोप आता है आपका उसके अंदर क्या आएगा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। केन्स ने बोला था, केन्स थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इज नोटेबल मतलब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की है इन दिस कंटेक्स्ट। वो एक्सप्लेन करता है कोजिस, जो केन्स की थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, वो एक्सप्लेन करती है किसको, कोजिस, मतलब क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के, भाई कंट्री के अंदर अगर बेरोजगारी है तो उसके पीछे के रीजन क्या है, एंड सजेस्ट करता है पॉसिबल रेमेडी टू कॉम्बैट इट, और क्या क्या सुधार उनको, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो ये सेकंड स्कोप हो गया। पहला स्कोप क्या था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन करने का काम करते हैं, एंड सेकंड इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कंप्यूट करने का, मतलब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंट्री के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और किस तरीके से उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर कर सकते हैं। तो ये उसके स्कोप के अंदर आता है। ठीक है सर। थर्ड बताओ। थर्ड आता है थ्योरी ऑफ मनी। बेटे आपका अभी फर्स्ट टर्म का पेपर हुए और जो टर्म 1 के पेपर थे तो उसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट था मनी का, और मनी के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा बैंकिंग। मनी क्या होता है, मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी से पहले चलता था कौन सा, बार्टर सिस्टम। आप सब पढ़ के आए हो अभी, ओके, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं आपको। अब मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी जब नहीं था तो मनी से पहले चलता बार्टर सिस्टम, जिसके बदले गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले में सर्विस का आदान प्रदान होता था। हाँ जी सर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ मनी जो है वो भी पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि मनी के एग्रीगेट्स में क्या क्या चीजें आती है, लाइक M1, M2, M3, M4 आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी सर। आप लोगों ने फीट करेंसी पढ़ा होगा। जी सर। आप लोगों ने जो है मनी के बहुत सारे एग्रीगेट्स पढ़े होंगे। हाँ जी सर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ मनी भी पढ़ते हैं और साथ में मनी क्रिएशन का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, बैंक्स करते हैं, तो हम बैंक्स की चर्चा भी करते हैं। अब बैंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने पूरे इंडिया के अंदर जो है वो 2 तरह के मेन बैंक होते हैं, एक होता है आपके कमर्शियल बैंक और एक होता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, रेगुलेटर, जो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने का काम करता है, और सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है ना। और इंडिया में सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कंट्री के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंक है और कमर्शियल बैंक के अलग अलग बाइफर्केशंस है। कमर्शियल बैंक के अंदर कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक है, कुछ डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कुछ इसके अंदर एग्रीकल्चर बैंक्स है, कुछ आरआरबीज है। तो बहुत अलग अलग तरह के जो है वो बैंक्स इंडिया के अंदर ऑपरेट होते हैं। चलो पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी। मनी जो है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इससे पहले क्या चलता था, मैंने लिखा अर्लियर बार्टर सिस्टम चलता था। या क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा। इन एन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो थ्योरी ऑफ मनी जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लिंक टू इट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है, मतलब कंट्री के अंदर पैसा ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो, तो उसको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसको है, आपके सेंट्रल बैंक को है। अब यहां पे थोड़ा सा लेगा, बैंक का मेन काम क्या होता है, बैंक के 3 तरह के काम होते हैं बेटा। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है उसका सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, और एक है डेवलपमेंट फंक्शन। तो बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है उसके अंदर 3 तरह के फंक्शन आते हैं। एक आएगा एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, पैसे को क्या करना, एक्सेप्ट करना। आप बैंक के अंदर पैसा जो जमा कराओगे तो बैंक पैसे को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब बैंक क्या करता है, पैसे को एक्सेप्ट कैसे करेगा, आप बैंक के अंदर करंट अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो जिसको बोलते हैं कासा। आप बैंक के अंदर एफडी खोल सकते हो, आरडी करवा सकते हो जिसको बोलते हैं एफडीआरडी। ओके, तो बैंक का पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो क्या होता है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। दूसरा फंक्शन क्या है, लेंडिंग, बैंक पैसा एक्सेप्ट करता है और उसको आगे उधार देता है। और तीसरा जो मेन फंक्शन है दैट इज अ क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक जो है लोगों से पैसा लेता है और
और वो पैसा आगे लोगों को उधार देता है और क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। अब बैंक कितने हैं तो आपको बात मालूम ही है, कमर्शियल बैंक है और सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक तो आपका क्या हो गया, आरबीआई हो गया। और सेंट्रल बैंक आपको याद है, अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था इकोनॉमिक एजेंट, मैंने बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो हमारे इकोनॉमिक एजेंट को होती है, और इकोनॉमिक एजेंट जो है उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एजेंट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इंस्टीट्यूशनल एजेंट के अंदर हमने आरबीआई भी पढ़ा था वहां पे। चलो खैर, तो और कमर्शियल बैंक के नाम पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, डेवलपमेंट बैंक भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप थ्योरी ऑफ मनी एंड थ्योरी ऑफ बैंकिंग को भी साथ में पढ़ते हैं, तो ये भी उसके स्कोप के अंदर आता है। चलो जी, अगला मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग जो है वो थ्योरी पढ़ते हैं किसका, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिसके अंदर आप इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप की बात करते हैं। सर ये इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या होता है, ज्यादा। नेचुरल बात है, आप खुद सोचिए एक बार, महंगाई कब बढ़ती है, महंगाई तब बढ़ेगी जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। और उसकी वजह से क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, जब डिमांड जो है वो क्या होती है, कम होती है, सप्लाई ज्यादा, तो रेट क्या होते हैं, कम होता है, तो डिफ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब रेट्स का लगातार, मतलब कमोडिटी के प्राइसेस का लगातार बढ़ना। डिफ्लेशन का मतलब रेट्स का लगातार क्या होना, कम होना। ओके, तो रेट लगातार बढ़ते कब है, जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जब डिमांड ज्यादा है और उसको पूरा करने के लिए सप्लाई नहीं है, तो नेचुरल बात है फिर क्या होगा, आपके रेट बढ़ेंगे। और जो डिफ्लेशन कब आता है, डिफ्लेशन तब आता है जब डिमांड कम होती है। जब डिमांड ही कम होगी तो नेचुरल बात है प्राइस अपने आप भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है वो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल जो है उसको हम क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। तो क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। दिस इज येट अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इट रिवील द ट्रेंड पाथ, ये बताता है ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशन गैप एंड डिफ्लेशन गैप इन द इकोनॉमी। तो कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड का जो लेवल है और कंट्री के अंदर जो डेफिसिट डिमांड का जो लेवल है उसको सही करने का जो काम है वो हम करते हैं किसके अंदर, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन गैप के बारे में, डिफ्लेशन गैप के बारे में, और फिर हम ये भी देखते हैं किस तरीके से इस गैप को हम जो है वो क्या करें, फुलफिल करें। चलो जी, अगला आया रोल ऑफ गवर्नमेंट। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये भी देखते हो कि गवर्नमेंट का जो है वो इकोनॉमी को रन करने में क्या रोल है। तो हम यहां पे पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है ना। तो पढ़े रोल ऑफ गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट बजट। अब आपने लास्ट जो अपना टर्म 1 पढ़ा तो उसके अंदर आपने गवर्नमेंट बजट भी पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने देखा होगा गवर्नमेंट बजट बनता है जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट रेवेन्यूज होते हैं, गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। और रिसीट्स के अंदर जो है आपने देखा होगा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, पेमेंट के अंदर देखा होगा रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल नेचर की पेमेंट। तो ये सब जो है ये क्या होता है, गवर्नमेंट का बजट बनता है। और गवर्नमेंट अपने बजट बना के जो है वो क्या करती है, कंट्री के अंदर जो है वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो गवर्न करने का काम करती है। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट का बजट इंपैक्ट करता है, गवर्नमेंट के बजट का इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, आपके लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, जैसे बिजनेस हो गया, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे सर्विसेज हो गया, ये सब आएगा किसके अंदर, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ओके जी सर, तो ये भी आपका स्कोप है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आगे फिर आएगा जी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम एक्सचेंज रेट के बारे में और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये टर्म 1 के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की। सर ये एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो फॉरेन करेंसी होती है। इसका मतलब आपकी ₹1 के बदले में फॉरेन करेंसी की जितने यूनिट्स आपको मिलते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, एक्सचेंज रेट। जैसे हम बोलते हैं $1 जो है वो ₹70 के बराबर है, तो $1 70 के बराबर, तो ये डॉलर का और रुपीस का क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। इसका मतलब अगर आपको $1 मार्केट से क्या करना है, परचेज करना है, देन यू हैव टू पे ₹70। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, इसकी थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं कहां पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और फिर हमारी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक नेचर की ट्रांजैक्शन होती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वो सारी ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है उस बुक को बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, देखिए क्या है नया स्कोप जो है वो क्या है, फॉर एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक्सचेंज रेट मैंने आपको बता दिया, जैसे $1 इज इक्वल टू 70, तो ये रेट कैसे डिटरमाइन होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, जिसको बोलते हैं फ्री मार्केट फोर्सेस। ओके, अब
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक कीपिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। मैंने ऊपर कुछ लिखा है, इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, ध्यान से सुनना, इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन हुई, बेटे देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर मान लो 195 कंट्री हैं, ओके, एज पर यूएन। वैसे तो 200 से ऊपर भी हैं, छोटी मोटी कंट्री बहुत सारी हैं, लेकिन एज पर यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्री है? 195। उसमें से एक तो मेरा प्यारा भारत हो गया, बाकी जो बच गए 194, उसको बोलता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोले तो शेष विश्व। ये बात समझ में आ रही है जी सर? तो इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी फाइनेंशियल नेचर की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है उस बुक को बोलते हैं हम लोग क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज मैनेज, और किस तरीके से वो क्या होता है? मैनेज होता है। वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? आपके स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। याद देखो क्या है क्या? जी सर। तो एक्सचेंज रेट की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, और दोनों का मीनिंग आपको मैंने बता दिया। अब कुछ यहां पे मैंने और बात लिखी है कि जो आपकी करेंसी है वो दो तरह की है। एक तो डोमेस्टिक करेंसी, लाइक रुपीस अपने इंडिया के अंदर चलता है, वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, और एक होती है कौन सी? फॉरेन करेंसी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सचेंज रेट। लाइक इंडियन करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी है वो सब किस में आएगी? फॉरेन करेंसी। जैसे इंडिया की करेंसी तो होगी क्या? रुपीस। इंडियन रुपीस के अलावा 194 नेशंस की जो भी करेंसी है वो सब क्या है? फॉरेन करेंसी है। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। और इन दोनों में जब हम पैरिटी लेके आते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हो? एक्सचेंज रेट। ओके, हाँ जी सर। तो ये सब जो है वो आता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में। यहां तक ओके क्या? जी सर। आओ एक बार दोबारा देखें, आ जाओ बच्चों। सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर हम जो है वो पढ़ते हैं क्या? किस तरीके से एस्टिमेशन होगा नेशनल इनकम का और रिलेटेड एग्रीगेट का। जी सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, बैंकिंग के बारे में। हाँ जी सर, पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम जनरल प्राइस लेवल के बारे में, जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप की बात करेंगे। हाँ जी सर, करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हाँ जी सर, पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं किसके बारे में? एक्सचेंज रेट के बारे में और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो ये सब आपका स्कोप है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप का मतलब जो है वो क्या हो गया सर? स्कोप का मतलब होता है कि आपका एरिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है, आप किन किन चीजों के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो फील्ड ऑफ स्टडी या जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्कोप। क्या बोलते हैं? स्कोप। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन पॉइंट्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हाँ जी सर। ये लास्ट में कुछ लिखा भी है, ब्रीफली एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है ऑन सच इशू, ऐसे इश्यूज पे विच एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन। ये मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बताता है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है एंड हाउ कैन इट बी मैनेज, और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि सोशल वेलफेयर जो है वो क्या हो? मैक्सिमाइज हो। तो ये सब बातों का जिक्र जो है वो जिस इकोनॉमिक्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वो सब कॉन्सेप्ट्स जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपके कवर होते हैं किसके अंदर? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, हाँ जी सर। लो जी, लो बेटे, ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, प्लस में हमने जो है वो पढ़ लिया आपके डिफरेंस मैक्रो और माइक्रो का, प्लस में हमने पढ़ लिया स्कोप के बारे में कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रह गया, दैट इज द सिग्निफिकेंस, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसको करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर एक लेक्चर लगाएंगे जिसके अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर लेंगे और फिर ये पूरा पैक भी हो जाएगा। ओके, हाँ जी सर। चलो, ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। इसको कीजिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस फ्री वीडियोस का बेनिफिट उनको भी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, ताकि जैसे हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी हो और भी अच्छी। ओके, हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।